हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में यानी यूनिट 3 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल्स बनाने सिखाई थी, यानी जिसमें हमने अपनी सेल्स कौन कौन सी पढ़ी थी। पहला हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हमारा लेड एसिड स्टोरेज सेल, और बाकी हमने उसमें अपनी छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे ईएमएफ, सेल, बैटरी। और अपना आज का टारगेट रहेगा हमारा कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन, यानी कोरोजन में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, यानी इस टॉपिक में हमारे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि कोरोजन आपका कैसे होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसके कितने टाइप्स हैं, और सबसे लास्ट में इसका क्या आता है, प्रिवेंशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की आप इंडस्ट्रीज में इसके कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आज का हमारा टारगेट सिर्फ रहेगा कि हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो फैक्टर्स यानी जिन पे डिपेंड करता है, और बाकी सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा इसके टाइप्स। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अभी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा कोरोजन होता क्या है। यानी आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कभी नॉर्मल लाइफ में कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। ये भी हमारा क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, मेटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी मेटल का डिटेरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन, यानी हमारा मेटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास एग्जांपल आता है सिल्वर का टार्निशिंग, यानी आपने देखा होगा कि जब भी आपके आयरन पे रस्ट लगना शुरू होता है तो वो कैसे कलर का होता है, स्टार्टिंग में ब्लैक कलर और धीरे धीरे वो येलो कलर में टर्न हो जाता है। अब आपका क्या आता है, जब भी आपका सिल्वर में टार्निशिंग होनी शुरू होती है तो सिल्वर आपका कैसे कलर का हो जाता है, ये आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। अब ये सारे एग्जांपल्स आपके क्या हैं कि आपका मेटल क्या हो रहा है, कोरोइड हो रहा है। अब इसमें आपका मेटल कोरोइड किस तरीके से होगा, दो तरीके से होगा, यानी आपको डेफिनेशन में ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी करनी है। पहला तो होगा केमिकल अटैक, या फिर दूसरा आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक। यानी केमिकल अटैक में तो आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, कोई भी केमिकल प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक में आप क्या कहेंगे कि वहां पे आपका डिवाइस यानी जो भी मेटल है जिसका कोरोजन हो रहा है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। अब जब भी कोई मेटल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ट्रीट होगा तो वहां पे क्या बनेगी, आपकी एनोड बनेगी और कैथोड बनेगी, और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होना शुरू होगा, एक आपका मेटल कोरोइड होना शुरू होगा और दूसरी जगह आपका क्या होगा, कोरोजन होना स्टार्ट होगा, यानी वहां पे आपका डीकंपोज होना शुरू होगा। यानी अगर हम कहें कि हमारा मेटल जब भी कोरोइड होगा तो कहां पे होगा, यानी कोरोजन स्टार्ट आपका कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, तो आपका हमेशा एनोड पे होगा, और एक्यूमुलेशन कहां पे होगा, कैथोड पे। यानी जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल इसका कोरोजन की बात करेंगे तब आप क्या कहेंगे कि आपका एनोड पे जो मेटल है वो आपका क्या हो रहा है, कोरोइड हो रहा है, और कोरोजन यानी जितना भी आपका रस्ट या फिर जो भी आपका टार्निशिंग होगा वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा, यानी गैदरिंग उसकी कहाँ पे होगी, वो आपकी होगी कैथोड पे। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका कोरोजन हो कैसे रहा है, यानी ये चीजें आपकी हुई कैसे। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने कैसी फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। अब जब ये मेटल कंबाइंड फॉर्म में है तो ये क्या है, ये लो एनर्जी, और जिसके पास लो एनर्जी है वो हमारा क्या है, स्टेबल है। अब ये जब भी कंबाइंड स्टेट में है तो हमारे किसी काम के नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें प्योर मेटल चाहिए। अब ये जब हमें प्योर मेटल चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम ये कहें कि ये मेटल और है हमारे पास और ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो अगर हमें इससे प्योर मेटल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। यानी ये हमें प्योर मेटल अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन। अब ये एक्सट्रैक्शन आपका किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मेटलर्जी।
अब ये मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, जिसमें आपने क्या किया, मेटल ओर से अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया और इस प्रोसेस में आपने क्या दिया, इसको एनर्जी दिया। अब ये जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी तो ये लो एनर्जी वाला मेटल और किस में कन्वर्ट हो गया, हाई एनर्जी के प्योर मेटल में। अब आपको केमिस्ट्री में हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो भी अपना हाई एनर्जी होगा यानी कोई भी मेटल कोई भी कंपाउंड, तो उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, यानी ये क्या है, लेस स्टेबल है। अब ये जब भी लेस स्टेबल होगा तो ये वापस क्या करेगा, अपनी इस कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, यानी ये आपका क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसी को आपने क्या बोला, ये आप कह रहे हैं ये आपका कोरोजन स्टार्ट हुआ, यानी आपका मेटल जब भी वापस अपनी मेटल ओर्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, जब कब करेगा, यानी जब उसको कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर मिलेगा, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी हम क्या कहेंगे, मॉइस्चर और एयर, यानी ये सारी चीजें जब इसको मिलेंगी एनवायरमेंट से और ये वापस अपनी स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा, तब वहां पे उसका क्या होगा, मेटल का कोरोजन स्टार्ट होगा। तो यानी आपको ये चीज पता होनी चाहिए हमेशा कि आपका कोरोजन क्यों हो रहा है। और अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है सिर्फ, तो आपको क्या बताना है, कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ एनवायरमेंट। यानी यही चीज हमने यहाँ पे कही कि आपको एनवायरमेंट के अटैक और केमिकल अटैक की प्रेजेंस में जब भी आपका मेटल डिटेरियोरेट होना शुरू होता है, तब आप उसको क्या कहते हैं, कोरोजन। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है कि फैक्टर्स, यानी हम ये बात करेंगे कि कोरोजन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कैसे किस कंडीशन में वो इंक्रीज होगा और किस कंडीशन में वो डिक्रीज होगा। तो हमारा फैक्टर्स सिर्फ दो फैक्टर्स है जिन पे हमारा कोरोजन डिपेंड करता है, यानी या एक तो सिर्फ आपका मेटल, यानी जिस मेटल का कोरोजन होने वाला है या हो चुका है उसकी बात करेंगे हम, और दूसरी हम बात करेंगे सिर्फ एनवायरमेंट की। तो अगर हम मेटल के नेचर की बात करें तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचर में हमें क्या क्या चीजें बतानी है, हमें ये बतानी है कि गैल्वेनिक सीरीज में हमारे मेटल की पोजीशन क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गैल्वेनिक सीरीज होती क्या है। ये हमारी गैल्वेनिक सीरीज है, यानी इस सीरीज में हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, यानी ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनोड, यानी ये क्या होते हैं, एनोडिक बिहेव करते हैं। और जितने भी आपके हम नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं, यानी ये हमारे क्या होते हैं, नोबल मेटल्स, यानी ये इजीली रिएक्ट नहीं करते। एक तरीके से अगर आप ये कहें कि ये ऊपर वाले आपके क्या हैं, हाईली रिएक्टिव, और ये नीचे के नोबल या फिर लेस रिएक्टिव। यानी आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जैसे ही आप गैल्वेनिक सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो आप क्या बता रहे हैं कि आपके मेटल्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, यानी टॉप वाले मेटल्स आपके एनोड की तरह बिहेव करेंगे और बॉटम वाले मेटल्स आपके कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। अगर मैं यही बात आपको यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जिस मेटल की पोजीशन आपकी गैल्वेनिक सीरीज में टॉप पे होगी, तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, एनोड की तरह, और जो बॉटम में है वो आपके कैथोड की तरह। अब अगर मैं ये कहूं कि आपका एक मेटल हाईली रिएक्टिव है और एक मेटल आपका लेस रिएक्टिव है, तो आपका कोरोजन किस मेटल का होगा, यानी जो आपका हाईली रिएक्टिव है, या फिर आप कहेंगे कि जो आपका गैल्वेनिक सीरीज में टॉप पे है, यानी ये आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव, और ये आपका है लेस रिएक्टिव। अब जब भी आपने कोरोजन की बात की, तो आप कहां कहेंगे कि आपका कोरोजन कहां हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। यानी अगर आपके दो मेटल्स हैं, यानी एक आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड की तरह। अगर मैं ये कहूं कि हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, ये जिंक और ये कॉपर, ये ले लीजिए।
अब हमने क्या बोला कि ये अपने ही सॉल्यूशन में डिप्ड है, यानी ZnSO4 और ये CuSO4। तो यहाँ पे कौन सा मेटल आपका इजीली कोरोइड होगा? तो मैं ये कहूंगी कि मेरा जो जिंक मेटल है, यानी जिसकी एनोड बनी है, वो आपका इजीली कोरोइड होगा एज कंपेयर टू कॉपर। और अगर आप गैल्वेनिक सीरीज में भी देखेंगे तो आपका जिंक आपका ऊपर है और कॉपर आपका नीचे की तरफ है एज कंपेयर टू जिंक मेटल। तो इसीलिए ये क्या है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। और कोरोजन का आपको हमेशा याद रखना है कि वो कैसे, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह जब बिहेव करेगा आपका सिस्टम, तो वहां पे आपका सिर्फ एनोड पे आपका क्या होगा, कोरोजन होगा। और अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी जितना भी आपका रस्टिंग वाला पार्ट होगा, यानी कोरोजन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होंगे आपके, वो कहां पे एक्यूमुलेट होंगे, वो आपके कैथोड पे होंगे। अब आपको क्या बताना है कि आपका एरिया ऑफ एनोड और कैथोड, यानी जितना भी आपका कैथोडिक पार्ट है वो आपका क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा, यानी मैं अगर कहूं कि कैथोडिक एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, यानी इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा कैथोडिक एरिया इंक्रीज करेगा उसी तरह हमारा कोरोजन भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरीके से जब हम एनोड की बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 अपॉन एनोडिक एरिया प्रोपोर्शनल टू कोरोजन। यानी आपका कैथोडिक एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी आप एनोडिक एरिया की बात करेंगे तब वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपका एनोडिक एरिया इंक्रीज हो रहा है उस मोमेंट पे आपका क्या होगा, कोरोजन डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे आपने क्या बात की कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपका कैथोडिक एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपका कोरोजन भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका कैथोडिक एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आपका कोरोजन भी डिक्रीज होगा। यानी ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। लेकिन एनोडिक एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा उसके साथ डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पे आप बात करेंगे प्योरिटी ऑफ मेटल की, यानी आप ये कहेंगे कि जितना ज्यादा मेटल प्योर होगा उसमें कोरोजन इतना ही कम होगा, यानी जैसे जैसे इंप्योरिटीज इंक्रीज होंगी, यानी इंप्योरिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, यानी जैसे जैसे इंप्योरिटीज आपने इंक्रीज की तो उसमें कोरोजन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप बात करेंगे सेकेंड फैक्टर की, यानी अपने एनवायरमेंटल फैक्टर की। अब ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, पीएच और आपका इम्प्योरिटी। यानी ये बात आप अगर कहेंगे कि कोरोजन का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो हम यहां पे कहेंगे कि कोरोजन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। यानी जैसे जैसे आपका कोरोजन इंक्रीज होगा वैसे ही आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका कोरोजन डिक्रीज हो रहा है तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसी तरीके से ये रिलेशन आपका ह्यूमिडिटी के साथ भी है कि यानी आपका कोरोजन ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट भी है, कि अगर आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो कोरोजन इंक्रीज होगा, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका कोरोजन भी डिक्रीज होगा। यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही सेम चीज आपकी मॉइस्चर के साथ है, यानी अगर आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आपका कोरोजन इजीली होगा। यानी अगर आपका मॉइस्चर आपके पास प्रेजेंट है, यानी मॉइस्चर का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तरीके से आपका क्या होगा, कोरोजन इंक्रीज होगा। यानी ये भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बात करते हैं पीएच की, यानी जब भी आप बात करेंगे एसिडिक मीडियम की, यानी पीएच का मतलब यही हुआ कि आपने क्या बताया, एसिडिक और बेसिक। यानी एसिडिक के केस में हम क्या कहेंगे, जब भी हमारा मीडियम यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अगर मोर एसिडिक है तो हमारा कोरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कोरोजन क्या होगा, कोरोजन का रेट हाई होगा। और अगर हमारा मीडियम बेसिक है तो वहां पे हमारा कोरोजन क्या होगा, लेस होगा। अब बात आती है इम्प्योरिटी की। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, यही चीज मैंने पहले बताई कि अगर नेचर ऑफ मेटल की जब हमने बात की तो वहां पे भी इम्प्योरिटी की बात की कि जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ेगी वैसे ही आपका क्या होगा,
कोरोजन इंक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर हमारे एनवायरनमेंट में भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, गैशियस फॉर्म में है या फिर किसी एसिड की फॉर्म में है, तब भी आपका क्या होगा, कोरोजन इंक्रीज होगा। यानी इम्प्योरिटीज और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की प्रेजेंस में आपका इम्प्योरिटीज और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनकी प्रेजेंस में भी आपका क्या होगा, कोरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि यानी अगर इनकी प्रेजेंस इंक्रीज होगी तो आपका कोरोजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी उसका रेट डिपेंडेंट होगा इन चीजों पे। अब आपका क्या आता है, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ कोरोजन। यानी अभी हमने बात की दो चीजों की, कि आपका एक केमिकल डिपेंडेंट होगा और एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होगा। अब आप इन्हीं दोनों बेसिस पे आप क्या बताएंगे कि एक आपका वेट कोरोजन और दूसरा आपका ड्राई कोरोजन। अब इन दोनों में हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ड्राई कोरोजन की बात करें तो हमारा ड्राई कोरोजन हमने क्या बताया कि इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल अटैक, तो इसको आपने क्या बोला कि ये आपकी कैसी है, ड्राई कंडीशन है। अब आप अगर बात करेंगे वेट कोरोजन की, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर है और किसी मीडियम की प्रेजेंस में हो रहा है, तब आपने इसको क्या बोला, वेट कंडीशन। तो यानी इसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वेट कंडीशंस होनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कहते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करते हैं एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से, लेकिन यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। यानी आपने यहाँ पे क्या बात की, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो मैकेनिज्म हो रहा है उसी की आपने बात करी, किस केस में, वेट कोरोजन के केस में। अब आप यहाँ पे बात करते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सरफेस की, कि ये दोनों कंडीशन में होता है। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट और होमोजीनियस यानी सेम। यानी ये आपका मेटल का सरफेस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करेंगे वेट कोरोजन की, तो यहाँ पे आपका मेटल का सरफेस कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट। अब आप बात करेंगे कोरोजन की, तो कोरोजन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। यानी जैसा वो स्टार्टिंग में था, यानी अगर आपका कोरोजन का रेट जितना स्टार्टिंग में है वो आपका एंड मोमेंट तक यूनिफॉर्म ही रहेगा। लेकिन अगर आप वेट कोरोजन की बात करेंगे तो उसका रेट कभी बढ़ेगा कभी घट जाएगा, इसी तरीके से रहेगा। यानी उसका जो कोरोजन का जो रेट रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अगर मान लो कोरोजन की कोई लेयर भी बन रही है, अगर मान लो आप रस्टिंग की ही बात करें, तो वो कहीं पे क्या रहता है, ज्यादा और कहीं पे कम। इसलिए आपने क्या बोला कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब आप जब भी ड्राई कोरोजन की बात करेंगे तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। और वेट कोरोजन आपका क्या है, एज कंपेयर टू ड्राई कोरोजन इट इज अ फास्ट प्रोसेस। अब यही चीज मैंने आपको पहले बताई कि जब भी आपका कोरोजन होगा, यानी आपने वेट कोरोजन की बात की, तो आपका कोरोजन कहाँ हो रहा है, एनोड पे। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी कहाँ गैदर हो रहे हैं, कैथोड पे। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपके प्रोडक्ट कहाँ हो रहे हैं, जहां पे कोरोजन हो रहा है। यानी जहां पे अगर आपने कहा कि आपका कोरोजन कहाँ हो रहा है, एनोड पे, तो यानी आपका प्रोडक्ट भी वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने बात की वेट कोरोजन की, तो वहां पे आपका कोरोजन कहाँ होगा, कैथोड। अगर एनोड पे कोरोजन हो रहा है तो आपके प्रोडक्ट्स कहाँ गैदर होंगे, वो आपके कैथोड पे होंगे। यानी जो कोरोजिव प्रोडक्ट्स जो आपके होंगे वो कैथोड पे आपको मिलेंगे। अब आपका आता है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन। यानी हम ये नहीं कह सकते इस केस में कि ये आपके वेट कोरोजन के बेसिस पे हैं या ड्राई कोरोजन के बेसिस पे हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरीज कोरोजन की स्टडी की जाती हैं। तो इसके बेसिस पे हमने इसको फर्दर क्लासिफाई, कोई ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके टाइप्स की तरह ही पढ़ते हैं। यानी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोरोजन के टाइप्स क्या हैं, तो आप ये सारे टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, गैल्वेनिक कोरोजन, जिसको आप क्या बोलते हैं, बाय मेटेलिक, यानी डिफरेंट मेटल्स, यानी टू मेटल कोरोजन। फिर आपने इसको सेम बोला डिफरेंशियल मेटल कोरोजन, यानी ये तीनों इसी के नाम है। और मैं आपको ये सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगी। पहले हम इसके नाम पढ़ लेते हैं, यानी नाम डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड वाला आपका क्या है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, और इसको आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। अब आपका थर्ड क्या आता है, थर्ड आपका है पिटिंग कोरोजन, देन क्रेवाइस, और आपका आता है स्ट्रेस कोरोजन। अब हम वन बाय वन ये सारे जितने भी कोरोजन के टाइप्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते किस तरीके के हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, गैल्वेनिक।
अब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बनाया, दो तरह के इलेक्ट्रोड्स और उनके दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक की, तो ये एक एनोड आपका इधर और दूसरा आपका कैथोड, और ये आपका इनका इलेक्ट्रोलाइट और ये आपका इसका इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने ये चीज बोली कि ये गैल्वेनिक सेल यानी गैल्वेनिक कोरोजन हो रहा है, तो यानी मैंने एक चीज आपको अभी बताई कोरोजन में कि आपका कोरोजन कहाँ होगा, एनोड पे, क्योंकि ये मेटल आपका कैसा है, हाईली रिएक्टिव। और ये आपने इसको दूसरा नाम क्या दिया, बाय मेटेलिक कोरोजन, यानी ये डिफरेंट मेटल्स हैं, यानी ये जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर मेटल का, तो इसकी वजह से यहां पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, क्योंकि आपके क्या है, जिंक के आयंस कहाँ एंटर कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन में, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी Cu2+ है, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो आपने क्या बोला कि आपका अगर आपने इसको किसी लोड से कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट कंप्लीट करने के बाद क्या हो रहा है, अगर आपने इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया तो आपका कोरोजन कहाँ पे होगा, यानी ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद ये क्या बात कर रहे हैं कि आपका जिंक यानी Zn मेटल कोरोइड होगा। यही चीज आपको बताई कि जब भी आपका गैल्वेनिक सिस्टम बनता है, यानी गैल्वेनिक सेल की तरह आपका सिस्टम वर्क करेगा, यानी एक एनोड एक कैथोड, वहां पे आपका क्या होगा, एक मेटल हाईली रिएक्टिव, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से वहां पे क्या होगा, एक मेटल का कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी तक हमने सेल में सिर्फ क्या बात की थी कि हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम क्या सेल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हो, यानी जैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका जा रहा था एनोड टू कैथोड, उसके बेसिस पे आपने क्या बोला कि आपका करंट कैसे पास होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये आपकी आई की डायरेक्शन। तो यही चीज आपने किसकी टर्म्स में बात की, जब आपने इस सिस्टम की बात करी कोरोजन की टर्म्स में, तब आपने इसको क्या बोला, गैल्वेनिक कोरोजन। अब हम बात करते हैं सेकंड जो आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल कोरोजन, और आप इसको बोलते हो एयरेशन, डिफरेंशियल एयरेशन कोरोजन। यानी आपको इसमें नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या है, एयर का डिफरेंस है, और एयर के डिफरेंस को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, यानी मैंने अगर एक ये लिया, एक आपने बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोड डिप्ड है, यानी मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दी, यानी अगर मैं कहूं कि ये जिंक मेटल है, तो अगर आप ये चीज कहें कि आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, यहां पे आपका एयर का कंसेंट्रेशन क्या है, लेस, यानी जो इलेक्ट्रोड, यानी इतना इलेक्ट्रोड जो आपका यहां पे डिप है, इसमें क्या है, एयर की कंसेंट्रेशन कम है, और यहां पे आपका एयर एक्सेस में है, यानी एयर सफिशिएंट है। अब जब आपका एयर सफिशिएंट है तो ये आपका डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, यानी ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा ऊपर का पार्ट, और ये पार्ट आपका जहां पे लेस एयर है ये आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा। यानी इस एयर के डिफरेंस की वजह से, यानी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ये आपका क्या बन गया, एक एनोड और कैथोड। और आप हमेशा क्या कहते हैं कि आपका कोरोजन कहां होना स्टार्ट होगा, आपके एनोडिक पार्ट पे। तो यानी जो आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप है वहां से आपका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से आपका क्या होगा, एनोड पार्ट पे कोरोजन होना स्टार्ट होगा। तो यही चीज आपने क्या बोली कि जहां पे एरेशन का डिफरेंस। अब इसमें आपका क्या आता है, दो तरह के पार्ट्स आते हैं, यानी इसमें दो सब पार्ट्स आते हैं। पहला आपका क्या आता है, ड्रॉप कोरोजन, और बी पार्ट आता है आपका वाटर लाइन। अब
आपका ड्रॉप कोरोजन आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका कोई मेटल का सरफेस है, यानी ये मैंने क्या लिया, किसी मेटल का सरफेस लिया, अब इस मेटल के सरफेस पे कोई इलेक्ट्रोलाइट की ड्रॉप गिर जाती है, यानी ड्रॉप आपका इस तरीके की शेप दिखाई देगी। अब ये ड्रॉप आपका किसका है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपका क्या है, मेटल का सरफेस। अब इस मेटल के सरफेस पे भी आपका क्या हो जाएगा, जहां पे ये आपका ड्रॉप गिरी, यानी यहां पे आपका एयर का कंसंट्रेशन अलग है, लेकिन इस पॉइंट पे आपका एयर का कंसंट्रेशन अलग होगा, यानी एयर का कॉन्टेक्ट अलग होगा। अब इस ड्रॉप की वजह से ये पार्ट आपका किस तरीके से बिहेव करने लगेगा, ये पार्ट आपका एयर की लेस कंसंट्रेशन की वजह से कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और ये पार्ट आपका एनोड की तरह। अब जैसे ही आपका एनोड कैथोड बने तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। तो इसीलिए हमने क्या बात की कि आपने इसको क्या बोला, ड्रॉप कोरोजन। अब आपका आता है वाटर लाइन कोरोजन, यानी इसमें आप एग्जांपल क्या लेंगे कि आपने एक वाटर टैंक की अगर हम बात करें तो उसमें एक वाटर लेवल होगा। अब आपका टैंक में जब वाटर लेवल की आप बात कर रहे हैं तो आपने क्या बात की कि जहां तक आपका पानी है इसमें एयर का कंसंट्रेशन अलग होगा, और जो आपका टॉप वाला एरिया है वो आपका अलग होगा, यानी ये पार्ट आपका अलग है, और अगर इसके नीचे की मैं एयर कंसंट्रेशन की बात करूं तो अलग है। तो यानी ये ऊपर का पार्ट आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ एयर। लेकिन अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, लेस एयर, जिसकी वजह से क्या है, एनोड की तरह। अब जैसे ही आपने बताया कि ये आपका एनोड है तो आपको ये चीज तो अभी तक क्लियर हो गई होगी कि आपका कोरोजन कहाँ हो रहा है, आपका कोरोजन हमेशा कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो यानी इस पार्ट से आपका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज आपको बताई कि एयरेशन कंसंट्रेशन में कोरोजन किस तरीके से होगा, यानी जैसे ही आपकी एयर की कंसंट्रेशन जहां पे कम होगी वो पार्ट आपका एनोड, और जहां पे एयर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो पार्ट आपका कैथोड। तो इसमें आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, आपने एक ड्रॉप का एग्जांपल लिया और एक वाटर लाइन में आपने वाटर के लेवल का एग्जांपल लिया। अब आपका नेक्स्ट आता है पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन में आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आपका मेटल जो सरफेस है जिसपे, यानी ये आपका क्या है, ड्रॉप कोरोजन का ही एग्जांपल है, यानी आप सेम एज इट इज इसमें वही लेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका ड्रॉप आपके सरफेस पे गिरा है, किसके, मेटल के सरफेस पे, यानी ये आपका क्या है, मेटल सरफेस। अब सेम आपने क्या बोला कि ये आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, और ये आपका एनोड की तरह। अब आपको इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जहां पे जो आपका एनोडिक पार्ट है, यानी जो आपका एनोड हुआ, जिसने जहां पे आपका कोरोजन होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आपके कैसे पिट्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी ये होल बनने शुरू हो जाएंगे, यानी इस तरीके से आपका जो मेटल है वो बेंट कर जाएगा, यानी उसमें क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे पिट्स बन जाएंगे, पिट्स दैट इज होल। बस आपको ये चीज याद रखनी है पिट्स में कि जैसे ही आपका यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव हुआ और एनोड की तरह बिहेव करने के बाद आपका कोरोजन होना स्टार्ट हुआ तो आपके मेटल सरफेस पे होल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज पिटिंग कोरोजन। और ये आपका मेटल सरफेस पे अगर मान लीजिए कोई भी कोटिंग है, एक एग्जांपल आप इसमें ये डिफाइन कर सकते हैं, और एक आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके मेटल के सरफेस पे ऑलरेडी कोई कोटिंग है, यानी अगर हम कहें कि इस पे पेंट की कोटिंग ऑलरेडी है और वो किसी रीजन से वो कोटिंग किसी सरफेस से, यानी अगर मैं ये कहूं कि इस पार्ट से कोटिंग हट गई है, तो यानी ये वाला पार्ट आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, ये पार्ट आपका कैथोड और ये पार्ट आपका एनोड। तो इस पार्ट पे आपका क्या हो जाएगा, कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस एनोडिक पार्ट पे आपका क्या बनने शुरू हो जाएंगे, पिट्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी ये अंदर की तरफ बेंट होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको ये मेन चीज एक याद रखनी है कि आपका कोरोजन कहाँ हो रहा है, आपका कोरोजन हमेशा एनोड पे हो रहा है, और
एनोड पे कोरोजन होने की वजह से जब भी आपके पिट्स बने किस पे, मेटल सरफेस पे, तब आपने उसको क्या बोला, पिटिंग कोरोजन। अब इसके बाद आपका क्या आता है, स्ट्रेस। यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रेस। अगर मैं कोई भी मेटल लेती हूं और इस मेटल को आपने कोई भी प्रेशर दिया किसी दूसरी शेप में लाने के लिए, यानी मैंने यहां पे क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। अब जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया तो इसका शेप पहले ऐसा था, फिर इसका शेप क्या हो जाएगा, अंडर प्रेशर आने के बाद ये यहां तक आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ये जैसे ही कंप्रेस हुआ तो ये पार्ट आपका क्या करेगा, लेस एयर की वजह से क्या हो जाएगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब क्या हो जाएगा, ये एनोडिक पार्ट आपका क्या होगा, यहां पे ये आपका कोरोइड होना स्टार्ट होगा। ये आपका क्या है, स्ट्रेस कोरोजन। यानी इसमें आपको क्या याद रखना है कि आपने कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड किया मेटल को, उसको डिफॉर्म करने के लिए, यानी उसको दूसरी शेप देने के लिए, तब आपका क्या हुआ, एक पार्ट एनोड की तरह बिहेव किया और दूसरा पार्ट कैथोड की तरह। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल आपका है क्रेवाइस, यानी मैं अगर आपको समझाऊं क्रेवाइस, तो क्रेवाइस में आपका क्या आता है, यानी क्रेवाइस का मतलब है क्रैक। इसके लिए आपको क्या लेना है, नट बोल्ट का एग्जांपल लेना है। यानी अगर मैं ये आपको एक्सप्लेन करूं, ये आपका और ये यहां तक आपका, ये कहें कि इस तरीके से, तो इस बीच में यहां पे आपका जो थोड़ा बहुत गैप होता है, यानी ये जो क्रैक्स हैं, ये पार्ट आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, यानी लेस एयर होने की वजह से क्या बिहेव करेगा, एनोड। और ये जो अपर पार्ट है ये आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। अब जैसे ही एक पार्ट आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा कैथोड की तरह, तो ऑब्वियस ही बात है आपका कोरोजन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आपके इस एनोडिक पार्ट पे। अब इस एनोडिक पार्ट पे आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आपके नट बोल्ट में रस्टिंग लगनी शुरू होती है, यानी अगर आपका आयरन मेटल का है तो रस्टिंग आपकी होनी वहां शुरू होती है जहां पे आपका एयर का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी जो आपका एनोडिक पार्ट होता है। तो इसीलिए कई बार आप क्या करते हैं, उसमें ओपन करने के लिए उसको लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्रीवाइस कोरोजन। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने सारे कोरोजन के पार्ट्स को डिफाइन करना है कि उसमें मैकेनिज्म क्या होता है। अब हमारे सिलेबस में एक आता है वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो उसके होने के रीजन क्या है, यानी कोजेस क्या है, कोरोजन हुआ क्यों। अब हमें ये पढ़ना है कि कोरोजन हुआ कैसे, यानी इसके पीछे की थ्योरी क्या है। अब हमें इसके लिए दो चीज याद रखनी है हमेशा, कि वहां पे हमारा क्या होगा, मीडियम डिपेंडेंट होगा। यानी जब भी आपने कोरोजन की बात करनी है तो आपने क्या बताना है कि हमारा कोरोजन क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। कि अगर आपका बेसिक और न्यूट्रल मीडियम है तो वहां पे आपका क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। और अगर आपका मीडियम क्या है, एसिडिक है, तब वहां पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन इवोल्यूट होगा, यानी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी बात करूं मैकेनिज्म की, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपका जो कोरोजन हो रहा है वो आपका किस तरीके से हो रहा है, यानी वहां पे आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। तो आपको एनोड की रिएक्शन भी ध्यान रखनी है और कैथोड की भी। अब आपको मैंने ये बताया कि आपका कोरोजन डिपेंडेंट फैक्टर है किस पे, मीडियम पे। तो मीडियम का फर्क आपका कौन सी रिएक्शन पे पड़ेगा, आपका फर्क पड़ेगा कैथोडिक रिएक्शन पे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में कैसे लिखेंगे रिएक्शन, तो आपका क्या है, बेसिक मीडियम है, तो आपने क्या लेनी है, वही लेना है जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन लिख रहे थे एट एनोड। तो अगर हम इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन डिफाइन कर रहे हैं और उसकी थ्योरी हम बता रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, आयरन मेटल। एनोड पे हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा क्या होगा, Fe2+ और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको एक चीज याद रखनी है इसके नाम से कि आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो यानी O2 प्रेजेंट है। और आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी आपके पास कोरोजन की बात कर रहे हैं आप, और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट जरूर होना चाहिए।
अब आप क्या लिख रहे हैं, कैथोड की रिएक्शन लिख रहे हैं। अब कैथोड की रिएक्शन लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस यहाँ हुआ है एनोड पे, ये इसमें आपको क्या कराना पड़ेगा, गेन कराना पड़ेगा। अब इसका गेन कराने के बाद आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस मिल रहे हैं। अब आपको क्या मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन देखूं तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हाफ ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। अब सेम एज इट इज जैसे हमने पहले रिएक्शंस लिखी है, एनोड कैथोड और फिर उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन, इसी तरीके से यहां पे भी क्या करेंगे, दोबारा से ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। अब ये ओवरऑल रिएक्शन में आपका क्या आ जाएगा, Fe प्लस हाफ O2 प्लस H2O दैट गिव्स Fe2 प्लस 2OH नेगेटिव। इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, FeOH होल ट्वाइस, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐड करके FeOH का होल ट्वाइस। अब आपके पास दो कंडीशन आती हैं कि या तो आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो लिमिटेड अमाउंट में या फिर सफिशिएंट अमाउंट में। यानी जब भी आपके पास ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होगा तब आपका क्या होगा, रस्टिंग अकर करेगा, तब आपका क्या बनेगा, Fe2O3 और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, रस्टिंग, दैट इज ऑफ येलो कलर। यानी जब आपके पास ऑक्सीजन कैसी है, सफिशिएंट अमाउंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है, यानी ऑक्सीजन मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में है, तब आपका रस्ट किस तरीके का होता है, यानी रस्टिंग तो हो रही है, यानी कोरोजन तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट येलो कलर का नहीं है। यानी वो पहले क्या बनेगा, Fe3O4 और X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यानी ये पहले क्या बनेगा आपका, ब्लैक मैग्नेटाइट। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपका ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होगा तब ये आपका क्या बनेगा, रस्टिंग। लेकिन जब आपका लिमिटेड अमाउंट है तब आपका क्या बनेगा, Fe3O4 और X अमाउंट ऑफ H2O। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, Fe2O3 और FeO इंटू X अमाउंट ऑफ H2O। यानी ये दोनों चीजें सेम है। अब इसमें आपने क्या किया, Fe कंबाइन ऐड करके लिख दिया, दैट इज Fe3O4। अब आपको ये चीज जब समझ में आ गई, इसके बाद एज इट इज आप क्या करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं। अब इसमें इससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी कि इसका एक डायग्राम आता है, वो डायग्राम आपको कैसे बनाना है। यानी आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है ऑक्सीजन के केस में, कि ऑक्सीजन के केस में आपको क्या लेना है, एनोड स्मॉल एरिया लेना है। यानी ये अगर आपका मेटल का सरफेस है तो इस पे ये स्मॉल एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, एनोड, और ये जो लार्ज एरिया है आपका, ये आपका क्या होगा, कैथोड। और जब भी आप ऑक्सीजन इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्वस न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। ये चीज हो गई। अब आपने क्या बोला कि आपका एनोड क्या है, स्मॉल पार्ट है, यानी एनोड आपका स्मॉल है और कैथोड आपका लार्ज है। ये चीज हो गई। अब आपने एनोड पे क्या रिएक्शन लिखी है, हमने एनोड पे रिएक्शन लिखी है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेम एज इट इज आपने कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखी है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की, यानी हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन। सेम एज इट इज जो रिएक्शन आपकी यहाँ कैथोड पे हुई, यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव्स
2 OH नेगेटिव आयंस। अब आपको क्या बताना था, सिर्फ ये बताना था कि यहाँ पे आपका क्या होगा, इस केस में एनोड स्मॉल पार्ट होगा, और जब आपका एनोड स्मॉल पार्ट होगा और कैथोड लार्ज, तो यानी आपने क्या बोला कि आपका कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम चीज आपकी क्लियर हो रही है यहां से कि जैसे ही आपका कैथोडिक पार्ट लार्ज हुआ तो कोरोजन क्या हो जाएगा, कोरोजन का रेट हाई होगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने हाइड्रोजन रिवोल्यूशन की, तो वहां पे आप किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और किस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। यानी हाइड्रोजन रिवोल्यूशन के केस में क्या होगा, वही सेम आप क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, सेम कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, देन ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज बताई, जब भी आप कोरोजन की बात करेंगे तब आपका क्या होगा, कोरोजन मीडियम डिपेंडेंट कहाँ होगा, कैथोड पे। तो आपकी एनोड की रिएक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि आप क्या बात कर रहे हैं, आयरन मेटल की बात कर रहे हैं। तो ये आयरन मेटल आपका क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रिएक्शन आपकी सेम रही, लेकिन आपने यहां क्या बोला कि आपका क्या है, हाइड्रोजन इवोल्यूट हो रहा है, किस केस में, एसिडिक मीडियम में, यानी एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो आप। और एक चीज और आपने की थी कि जब भी आपका कोरोजन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर भी प्रेजेंट है, तो आपका वाटर किस फॉर्म में मिलता है, यानी H प्लस OH नेगेटिव, ये आपका क्या बनता है कंबाइन करके, H2O। तो ये आपके H पॉजिटिव आयंस एसिडिक मीडियम में होंगे, तो इसको आपका रिएक्शन लिखनी है H पॉजिटिव प्लस, ये आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, और ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में ये इसको इवोल्यूट करेगा। अब आपको क्या देखना है कि आपने क्या बनाया, H2, और यहाँ पे आपने क्या लिया, H पॉजिटिव, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ क्या ले लेंगे, 2H पॉजिटिव। अब आपको क्या लिखना है, सेम एज इट इज लास्ट टाइम की तरह, कि ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। अब आपको क्या लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल में आप क्या करते हैं, ऊपर की रिएक्शन यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहां पे भी सिंपली हम वही करेंगे, 2H पॉजिटिव, और ये आपका क्या आ गया, Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, ये सिंपल आपका क्या आ गया, ओवरऑल रिएक्शन। अब आपको जैसे आपने ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का डायग्राम बनाया, इसी तरीके से आपको क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। यानी यहाँ पे आपको क्या लेना है, वहां पे आपने एनोड स्मॉल लिया था, अब आपको क्या लेना है, कैथोड स्मॉल लेना है। यानी ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये आपका क्या है, कैथोडिक पार्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सेम एज इट इज इधर। अब आपको एक चीज और मैं बताना भूल गई हूं, मैं बता देती हूं आपको कि यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, यानी जो आपका कोरोजन होगा वह कैसे होगा, एनोड टू कैथोड होगा, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, एनोड टू कैथोड हो रहा है। अब सेम इसी तरीके से यहां पे मूवमेंट किस तरीके से होगा, यानी यहां पे भी आपका क्या होगा, एनोड टू कैथोड होगा, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एनोड है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, एनोड टू कैथोड हो जाएगा। यानी सेम एज इट इज आपका रहेगा जैसे आपने पहले बताया, लेकिन वहां पे आपका क्या था, सेंटर में एनोड और साइड में आपके दोनों कैथोड्स। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, आप रिएक्शन वही लिखेंगे एनोड पे, एनोड की रिएक्शन आपकी क्या है, यानी आपने क्या लिया, आयरन मेटल, जिसका आपने क्या कराया, ऑक्सीडेशन, यानी ये हो गया Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। इसी तरीके से यहाँ पे
यानी Fe और Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कैथोड पे कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं? कैथोड पे आप रिएक्शन करा रहे हैं 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका क्या कर रहा है, H2 गैस को लिबरेट कर रहा है। अब ये चीज आपने क्या बोली कि ये आपका कैसा मीडियम है? ये आपका एसिडिक मीडियम है, यानी आप इसको क्या कर देंगे, मीडियम डोनेट कर देंगे, यानी ये आपने मीडियम बता दिया कि ये आपका क्या है, एसिडिक मीडियम है। और आपने रिएक्शंस बता दी, और आपने ये बता दिया कि ये आपका लार्ज पार्ट कौन सा है, यानी कैथोड तो आपका स्मॉल पार्ट हो गया, यानी छोटा सा एरिया जो है वो आपका क्या है, कैथोड है, और जो आपका लार्ज पार्ट है वो आपका क्या है, वो आपका एनोड है। जो आपका स्मॉल पार्ट है वो आपका क्या है, कैथोड है। अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका जब एनोड आपका लार्ज है तो आपका कोरोजन कैसा होगा, यानी जैसे ही आपका इसका एरिया इंक्रीज हुआ तो कोरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोरोजन कैसा होगा, यहाँ पे कोरोजन आपका लेस होगा। यानी ये आपका कोरोजन एरिया डिपेंडेंट है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैथोड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनोड के। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा एनोड का एरिया लार्ज है, यानी इस एरिया की हमने बात की, तो यहाँ पे ये भी एनोड और ये भी एनोड, तो ये ज्यादा पार्ट यानी लार्जर पार्ट आपका क्या है, एनोड है, और ये एनोड का लार्जर पार्ट है, और आपका कोरोजन और एनोड का जो एरिया है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आपने क्या बोला कि इस केस में आपका कोरोजन लेस होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका इस मैकेनिज्म में रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि आपने एनोड वाली रिएक्शन को हमेशा क्या रखना है, सेम रखना है, और जो आपका मीडियम का डिपेंडेंट यानी बेसिक में क्या हो रहा है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, और जब भी आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है कोरोजन के केस में तो वहां पे आपका वाटर प्रेजेंट जरूर होगा, यानी ये दोनों कंडीशंस एक साथ होंगी। अब जब भी आपने वाटर ऐड किया और H2O ऐड किया तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हुए आपने यहाँ पे क्या किया, उनको गेन करा दिया। अब आपको यहाँ से क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। अब इसी तरीके से आपने क्या लिखा, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी ऐड करके। अब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के केस में आपको ये याद रखना है कि आपके पास वाटर में क्या प्रेजेंट है, वाटर में आपके पास प्रेजेंट है H+OH नेगेटिव आयंस। अब H+ आयंस ज्यादा होंगे तभी तो आप कहेंगे कि आपका मीडियम क्या है, एसिडिक है। तो ये आपका 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या बना आपका H2 गैस। और ये एनोड की रिएक्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये आपकी दोनों केस में सेम रहेगी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।